देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं राजस्थान की कही जाने वाली पिंक सिटी यानी कि जयपुर का रहने वाला हूँ। जयपुर में मेरे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ था जो हर किसी के लिए दर्दनाक होता है। बात उन दोनों की है जब हमारे शहर जयपुर के अंदर आर्मी की भर्ती चल रही थी और उस भर्ती के दौरान मैं युवाओं को उनके ग्राउंड तक छोड़ता था और वापस से बस स्टैंड तक छोड़ देता था। ऐसा करने से मुझे काफ़ी अच्छी रकम मिल जाती थी, इसलिए मैं हमेशा शाम को अपनी ऑटो रिक्शा लेकर बाजार के लिए निकल जाता था और फिर युवाओं को ग्राउंड तक छोड़कर कष्ट करता था। कमाई की भी कोई हद नहीं थी, जितनी चाहे इतनी देर में हम सफ़र करते हैं, 1 मिनट भी हमें टाइम नहीं मिलता था। खाना खाने के लिए बैठते तब भी सवारी फुल हो जाती। लेकिन फिर एक रात मुझे क्या पता था कि मैं क़यामत का सामना करने वाला हूँ। उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पूरी ज़िंदगी उस घटना के ऊपर डिपेंड करने वाली थी। अंधेरा अपनी चरम छाया के साथ छाया हुआ था और रोज़ रोज़ की तरह मैं आज भी युवाओं को लेकर ग्राउंड के लिए निकल पड़ा। क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका था तो ऑटो की हेडलाइट सपाट पड़ी सड़क से टकरा रही थी। उस दिन हल्की हल्की बारिश शुरू हुई थी और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो सड़क पर पानी झलक रहा था। कुछ देर के बाद मैं अपनी ऑटो को लेकर ग्राउंड के एकदम पास पहुंच गया। मेरे साथ कुछ 2-4 लड़के भी थे। हमारा वो ग्राउंड शहर से काफ़ी ज़्यादा सटा हुआ था और वो उस एरिया में था जहाँ दूर दूर तक कोई होटल भी नहीं थे, इसलिए बच्चों को वहाँ रुकने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन हम अभी चल ही रहे थे कि अचानक ही बीच बारिश में हमारी ऑटो ने हम सभी का साथ छोड़ दिया। जैसे ही हमारी ऑटो एक जगह पर जाकर बंद हुई तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि बारिश के कारण अब मेरे पूरे के पूरे कपड़े भीग चुके थे और ऊपर से गरजते हुए बादल हमें ये संकेत दे रहे थे कि आज बारिश थमने नहीं वाली। बारिश को इस तरह लगातार बढ़ता देख मुझे भी एहसास तो हो गया था कि इतनी जल्दी बारिश थमने नहीं वाली, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ साथ मेरे ऑटो में बैठे हुए ये लोग भी पूरी तरह से भीग जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि उसी जगह से थोड़ा सा आगे एक सरकारी स्कूल बना हुआ था और उस सरकारी स्कूल के अंदर किसी भी आदमी का होना असंभव था, क्योंकि इतनी रात को भला कौन सरकारी स्कूल के अंदर रुका होगा। हमें लगा कि इस स्कूल के बरामदे में हम रुक सकते हैं, लेकिन उस स्कूल से वो ग्राउंड भी थोड़ा दूर था। तो उन बच्चों ने कहा, आप चिंता मत करो अंकल, आप ऑटो को यहीं छोड़ दो, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे और रात भर हम इस स्कूल में रुके रहेंगे। कहीं ना कहीं उन बच्चों की बात भी सही थी, क्योंकि अब धीरे धीरे बारिश में बढ़ोतरी हो रही थी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा भी यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं भी इन बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। उसके बाद जैसे कोई मैकेनिक यहाँ पर आएगा तो मैं उसे लेकर वापस से निकल जाऊँगा। लेकिन जब मैंने मैकेनिक को फ़ोन लगाया तो पता चला कि यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक मौजूद ही नहीं है। जयपुर जैसे बड़े इलाके में वैसे तो मैकेनिक की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ा सुनसान भाग था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आज रात के लिए यहीं पर रुक जाता हूँ और सुबह होते ही निकल जाऊँगा। साला ऑटो रिक्शा को भी आज ही ख़राब होना था, जो ये गलत जगह पर आकर ख़राब हो गई। अगर वहाँ से जयपुर के बाज़ार की बात करें तो शायद 33 किलोमीटर दूर था, जो काफ़ी ज़्यादा था और पैदल दूरी तय करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। फिर मैंने सोचा कि इसी बीच बारिश में भीगने से तो अच्छा है मैं उन लड़कों के साथ किसी सरकारी स्कूल में रुक जाता हूँ। फिर हम सभी दीवार को लांघते हुए उस स्कूल के अंदर कूद गए और उसके बाद जैसे हम उस स्कूल के अंदर पहुँचे तो हमने देखा कि स्कूल के बरामदे में भी हल्का हल्का पानी था। वहाँ पर रुक पाना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन मेरी भी बहुत बड़ी मजबूरी थी, इसलिए मैं उन लड़कों के साथ स्कूल में पहुँचा और वहीं पर एक चादर बिछाकर बैठ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन स्कूल सुनसान होने के साथ साथ अजीब टाइप का था। मतलब कि उस स्कूल के अंदर काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन जो भी हो, अब रुकने के लिए सही जगह मिल गई थी तो फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उनमें से एक लड़का उठा और अपनी खुरापाती दिमाग के साथ वहाँ के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसने बताया कि वो सरकारी स्कूल के दरवाजे को तोड़कर कमरे में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे भी उन बच्चों की बात बिल्कुल सही लगी, क्योंकि इस भयानक ठंड से बचने का अब यही एक रास्ता था। ऊपर से बारिश हो रही थी और इन दिनों मौसम भी ठंड का ही रहता था। फिर मैंने उस लड़के से कहा, कोई बात नहीं, तुम ताला तोड़ दो,
वैसे भी इतनी रात को कौन ध्यान देगा, बगल में जो घर है वो भी मुझे सुनसान ही लगता है। फिर हम सभी ने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ दिया, लेकिन फिर हमें पता चला कि ये तो ऑफिस का ही रूम था और उस रूम के अंदर हमें काफ़ी सारी चादरें नजर आई। सभी ने चादर उठाई और एक एक लेकर वहाँ से निकल पड़े। मैंने भी ऐसा ही किया। फिर हम दूसरे दरवाजे के पास पहुँचे और उस दरवाजे को भी हमने एकदम से तोड़ दिया। इस बार हमने उस स्कूल के स्टाफ रूम का दरवाज़ा तोड़ा तो वो मेरे लिए एक सही जगह भी थी, लेकिन अब हमारे सामने एक मुसीबत ये भी आ गई थी कि हमें भूख लग रही थी। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि यहाँ चारों तरफ कोई ढाबा नहीं था जहाँ जाकर हम खाने की सुविधा कर सकें। फिर हमने सोचा कि आज रात हम ऐसे ही रह जाएंगे। उसके बाद सभी अपनी अपनी जगह पर एकदम सही तरह से जब्त हो गए। मैं भी एक दरी को बिछाकर वहीं उस रूम के अंदर पड़ी एक टेबल के पास में लेट गया। उसके बाद ना जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अंधेरा हो रहा था और उस रूम में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था। उस जोरदार पसरे हुए सन्नाटे से तो ऐसा लग रहा था मानो यहाँ आजू बाजू में कोई है ही नहीं। फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया और टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन मैं ये देखकर बुरी तरीके से हैरान हो चुका था कि अब मेरे अलावा मुझे वहाँ कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। सारे के सारे लड़के अपने अपने बिस्तर को छोड़कर जा चुके थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भला ऐसे कैसे हुआ। बीच बारिश में वो सारे लोग कहाँ चले गए। इसलिए मैं उठा और फिर धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। और जब मैं दरवाजे के पास गया तो उसके बाद मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर भी मुझे कोई दिख नहीं रहा था। तभी वो दरवाज़ा एकदम से बहुत ज़ोर से बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही मैं 2 कदम पीछे खिसक गया और वो दरवाज़ा इतना ज़्यादा ज़ोर से बंद हुआ था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मुझे उस स्टाफ रूम के अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे वो कोई बच्चा रो रहा हो। मैं धीरे से हकलाते हुए बोला, कौन है यहाँ पर? लेकिन सामने से किसी की आवाज़ नहीं आई। और अब मैं पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जिस वजह से मेरे हाथ पैर में कंपन होने लगी। फिर से मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वो दरवाज़ा पूरी तरह से जाम हो चुका था। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। मेरी सांस भी अब ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इतने भयानक खतरे को महसूस नहीं किया था। डर से मेरे दांत आपस में कटकटाने लगे थे और तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ लगाया। जैसे ही मैंने उस ठंडे ठंडे हाथ को महसूस किया तो मैंने अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाया और जब मैंने पलटते हुए पीछे की ओर देखा तो उस चेहरे को देखकर मैं बहुत ही बुरी तरह से डर गया। खून से सना हुआ वो चेहरा जिसके ऊपर गड्ढे बने हुए थे, और इस भयानक नज़ारे को देखकर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया। मेरी चीख इतनी तेज़ थी कि मेरी आवाज़ उस कमरे की दीवारों से आपस में टकराने लगी। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हिलाने लगा। मैंने एकदम से अपनी आँख खोली तो मुझे महसूस हुआ कि मैं एक बहुत ही बुरा सपना देख रहा था और अब मैं उस सपने से बाहर था। तभी उन लड़कों ने कहा, ये स्कूल बड़ा अजीब है और यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो हम सभी समझ नहीं पा रहे हैं। तभी मैंने देर रात उन सभी को उस पूरे सपने के बारे में बताया और उस अंधेरी रात में वो सभी मेरे सपने को सुनकर डर गए थे। लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि ये सिर्फ सपना ही है और हम किसी अलग जगह पर जाते हैं तो ऐसा सपना आना लाजमी सा होता है। मैं तो इस बात को समझकर अपने आप को राहत दे सकता था, लेकिन उन लड़कों ने जो देखा था वो एक असलियत थी। उन्होंने बताया कि उन्हें दरवाजे के पास कोई दिखाई दिया था। उनमें एक लड़का था जिसका नाम मयंक था। सच में वो लड़का बड़ा साहसी था। वो उस दरवाजे के पास गया और बोला, अरे भाई, तुम लोगों को ज़रूर कोई वहम हुआ है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो लड़का वापस से आकर हमारे पास बैठ गया। हम सभी काफ़ी डरे हुए थे और ऊपर से तो मुझे बहुत ज़ोर का टॉयलेट लगने लगा था, तो मुझे किसी भी हालत में उस दरवाजे को खोलकर बाहर जाना था। फिर मैं उठा और दरवाजे को खोलने लगा। दरवाज़ा तो बड़े आराम से खुल गया, लेकिन बाहर जाने से मुझे काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन फिर किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी जगह से खड़ा होकर उस दरवाजे से बाहर की तरफ जाने लगा, क्योंकि उस समय बारिश भी पूरी तरीके से थम चुकी थी और मैं आराम से टॉयलेट करने के लिए निकल सकता था। फिर मैं बाहर निकला और टॉयलेट करने लगा। इसी बीच मुझे ऐसी अजीब सी चीज़ का एहसास हुआ जिसे सुनकर मेरे शरीर में एक सनसनी सी मच गई।
एक ही सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से बहुत तेज गति से निकल गया हो, लेकिन वो कौन था और इतनी जल्दी कैसे निकल गया, मैं इसी सोच में पड़ गया। पहले तो मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे कोई भी नज़र ही नहीं आया। फिर मुझे लगा कि इस अनजानी जगह पर आकर मेरे ही मन में अजीब तरह का एक डर बैठ गया होगा। उसके बाद मैं हल्का सा मुस्कुराया और फिर चुपचाप वहाँ से निकलने लगा। अभी मैं निकल ही रहा था कि तभी मुझे एक बार फिर आवाज़ आई, अरे भैया जी ज़रा रुकिए, वो क्या है कि मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर है, तो क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? मैं अभी बस से उतर के यहाँ तक ही पहुँची हूँ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी नज़र एक महिला पर टिक गई। जैसे मैंने उस महिला को सरकारी स्कूल में देखा तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि वो औरत अगर बस से उतरकर यहाँ आई है तो वो सरकारी स्कूल में क्या कर रही है। मैंने बड़े ताज्जुब से उस औरत को कहा, लेकिन आप तो बस से उतर कर आई हैं, फिर इस सरकारी स्कूल में भला आपका क्या काम? मैंने इतना कहा ही था कि उस औरत ने कहा, वो क्या है कि मुझे अकेले में काफ़ी डर लगता है और मुझे स्कूल का गेट भी खुला हुआ दिखा और आप भी टहलते हुए नजर आ गए। लेकिन मैं और वो सभी लड़के तो दीवार के ऊपर से फांद कर आए थे। फिर वो दरवाज़ा किसने खोला, क्योंकि वो दरवाज़ा तो खुला हुआ था। फिर मैंने सोचा कि उन्हीं में से किसी ने खोल दिया होगा और ना चाहते हुए भी मुझे उस महिला को हाँ करनी पड़ी कि मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, क्योंकि उसने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे आगे तक छोड़ने को कहा था। उसके तुरंत ही बाद मैंने उस महिला से पूछा, लेकिन आपका घर है कहाँ? तो उसने बताया कि यहाँ से ठीक आगे वाले मोहल्ले में एक बड़ी सी हवेली है और उस बड़ी पुरानी हवेली के पास उनका घर है। फिर मैंने उस महिला से कहा, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो महिला मेरे आगे आगे चलने लगी और मैं जस्ट उसके पीछे पीछे। अब हम दोनों करीब 5 मिनट तक पैदल ही चलते रहे, लेकिन अभी भी उसका घर नहीं आया। फिर मैंने एक बार उस महिला से कहा, आपका घर स्कूल से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है? तो उस महिला ने कहा, बस अब यहाँ से थोड़ी दूर है। जब मैंने उसकी बात सुनी तो मैंने सोचा कि उसने बताया है तो यहीं पास में होगा। खैर कुछ दूर और आगे जाने के बाद मेरे पैर में कोई कांटा चुभ गया और जैसे मुझे जोर का दर्द हुआ तो मैं अपने पैर को देखने के लिए नीचे बैठ गया और उस कांटे को अपने पैर से निकालने लगा। लेकिन जैसे मैंने उस कांटे को निकाला और सामने की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने का नज़ारा तो एकदम साफ था, सिर्फ एक ही पल में वो औरत गायब हो गई थी। इस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकल पाई। तभी मेरे कान में किसी की हल्की सी आवाज़ आई, तुमने उस स्कूल में जाने की बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और तुम्हें वो गलती भुगतनी होगी। इतना सुनते मैं उल्टे पर भागने लगा और फिर सीधा उस स्कूल में पहुंचा, क्योंकि वहां जाने के अलावा अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। उसके बाद मैं सीधा भागते स्कूल में गया तो मैंने देखा कि उस स्कूल के बाहर सारे के सारे युवा लड़के अब वहाँ से निकल चुके थे, यानी कि अब मैं अकेला बच गया था। मैंने 1-2 बार चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई भी नज़र ही नहीं आया। न ही उस कमरे के अंदर कोई नज़र आ रहा था और न ही कहीं दूर दूर तक कोई दिखाई दे रहा था। इसी बीच उस कमरे का दरवाज़ा पता नहीं क्यों लेकिन एकदम से बंद हो गया और उस दरवाजे के बंद होते ही मेरा पूरा बदन थर थर काँपने लगा, क्योंकि कुछ तो यहाँ था जो मुझे अपनी माया में फंसाना चाहता था। मैंने बहुत ही कोशिश की, लेकिन बहुत ज़ोर से खींचने के बाद भी वो दरवाज़ा मेरे हाथों के ज़ोर से नहीं खुल पाया। जिससे ये साफ़ हो रहा था अगर मेरी मोटी चमड़ी इसे नहीं खोल पाई तो उस दरवाजे के पीछे कुछ तो अजीब है। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद मैं थक गया था, इसीलिए मैं वहीं उसी दरवाजे के पास बैठ गया। पर उस बहुत ही ज़ोरदार और गहरी ठंड के बावजूद भी मेरा पूरा शरीर किसी आग की तरह तपने लगा। पसीना अब मेरे सर से बहता हुआ मेरे पैरों तक पहुंच गया था। तभी मेरे कान में मुझे किसी की आवाज़ आने लगी और ये आवाज़ मैंने पहले भी कहीं सुनी थी। इस खबर को सुनकर मुझे अपने मौत का अंदाज़ा तक होने लगा था। तभी मुझे एक आवाज़ आई, तुम सब ने इस स्कूल में आकर अपनी मौत को बुलावा दिया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एक तरफ मैं जहाँ लगातार डर कर बेहाल हो चुका था तो वहीं उन लड़कों का अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं था कि आखिर वो लोग कहाँ गए होंगे। मेरे दिमाग भी अब डर और खौफ की दुनिया से भर चुका था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि उन सब के पास एक बैग था। अगर वो इस कमरे में है तो उन सभी के बैग यहीं पर हैं। अगर वो बैग यहाँ से गायब है तो वो सभी यहाँ से जा चुके होंगे। फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया और उसकी टॉर्च लेकर एक बार फिर उसी स्टाफ रूम में इधर उधर भटकने लगा, पर मैंने देखा कि वहाँ तो कोई बैग भी नहीं था और इससे ये बात साफ ज़ाहिर हो रही थी कि हो ना हो
अब वो लड़के मुझे यहाँ अकेला छोड़कर यहाँ से निकल चुके हैं और मुझे अकेले उन खतरों से खेलकर बाहर जाना होगा। फिर मैंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई और एक बार फिर उस मजबूत दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी पूरी ताकत एक बार फिर से विफल हो गई। तभी मुझे पीछे की तरफ से एक बहुत जोरदार धक्का लगा और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और इस वक्त तक मैं पूरे तरीके से हताश हो गया था। मेरी पूरी ताकत अब काम करना बंद कर चुकी थी। मैं फिर से उठने लगा, तभी मेरे कान में एक आवाज़ आई, तुम यहाँ से बाहर मेरी मर्जी के बिना नहीं जा पाओगे। जब मैंने इस आवाज़ को सुना और अपने आजू बाजू में देखा, पहले तो मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया और उसके बाद मेरी नज़र ऊपर की तरफ लटकते हुए पंखे पर पड़ी तो वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत ने बड़ी डरावनी आवाज़ में कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम उस काम को करने में पूरी तरह से सफल रहे तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकाल दूंगी, और अगर तुम उस काम को पूरा नहीं कर सके तो फिर तुम्हारी लाश को इस स्कूल के कुएं में दफना दिया जाएगा। ये सुनकर तो मैं डर गया था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। उसके बाद ना चाहते हुए मैंने उस औरत को हामी भर दी। फिर उस औरत ने बताया कि इस कमरे के अंदर एक पुरानी खटारा अलमारी में एक बोरी को रखा गया है और मुझे किसी भी हालत में उस बोरी को इसी सरकारी स्कूल में मौजूद एक काले पानी के कुएं तक पहुंचाना है और उस कुएं के अंदर ही इस बोरी को फेंक देना है। फिर मैं उस अलमारी के पास गया और वो पहले झटके में ही खुल गई। मैं उस बोरी को देखने लगा तो मैंने देखा कि अलमारी के अंदर सच में एक बोरी रखी हुई थी और उस बोरी के अंदर कुछ था जो काफ़ी ज़्यादा भारी था। किसी तरह मैंने उस बोरी को उठाया और फिर उस स्टाफ रूम से बाहर जाने लगा। इस पर जब मैंने दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाज़ा एकदम से अपने आप ही खुल गया। दरवाजे को इस तरह खुलता देख मैं समझ गया कि यह उसी काली डायन का प्रकोप है। फिर मैं झट से उस दरवाजे से बाहर निकला और वहाँ से निकलने लगा। उस औरत ने बताया था कि वो कुआं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं उस बोरी को घसीटते हुए उस कुएं की ओर बढ़ने लगा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मेरी तरफ से एक कुत्ता भागता हुआ आया। पहले तो मैंने उस बोरी को दूसरी तरफ रखा और उसके बाद उस कुत्ते की तरफ एक पत्थर को उठाने लगा, लेकिन इससे पहले वो कुत्ता एकदम से छटपटाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका गला घोट रहा है, लेकिन ये सब अनजाने में हो रहा था। मैं उस कुत्ते को कोई नुकसान नहीं देना चाहता था। फिर मैंने वापस से उस बोरी को उठाया और उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। मुझे इतना तो विश्वास हो गया था कि इस बोरी के अंदर ज़रूर कोई मांस के टुकड़े हैं, वरना कोई कुत्ता इस बोरी की तरफ नहीं भागता। फिर मैंने उस काली बोरी को उठाकर उस कुएं की तरफ फेंकना चाहा, लेकिन अब वो बोरी और भी ज़्यादा भारी हो गई थी। मैं पूरी ताकत लगाकर भी उसको उठा नहीं पाया। तभी उस बोरी के अंदर से एक हाथ बाहर निकलने लगा। उस हाथ में एक लॉकेट था। जैसे मैंने उस लॉकेट को देखा तो मैं तो पूरा डर से सहम गया और साथ ही मेरी आंख से आंसू भी आने लगे थे, क्योंकि वो लॉकेट किसी और का नहीं बल्कि मयंक का ही था। जब मैंने इतना डरावना नज़ारा देखा तो मैं उस बोरी को वहीं छोड़कर वापस से पीछे घूमने लगा, लेकिन पीछे घूम कर देखा तो वही औरत अपने भयानक रूप से मेरा इंतज़ार कर रही थी। एक तरफ बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ इस भयानक और खौफनाक नज़ारे ने मेरे दिल को दहला दिया था। मैं इतनी बुरी तरह डर गया था कि ना ही मैं पीछे जा सकता था और ना ही आगे बढ़ सकता था। फिर उस औरत ने एक भयानक आवाज़ में कहा, तुम्हें उस बोरे को उस कुएं के अंदर फेंकना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें भी इस कुएं में फेंक दूंगी। अब मैं कांपते हुए हाथों के साथ वापस से उस बोरे की तरफ बढ़ने लगा और उस बोरे को उठाकर उसी कुएं के अंदर डालने लगा। बहुत ही मुश्किल से मैंने उस बोरे को उठाया और उसके बाद मयंक के शरीर को उस कुएं के अंदर फेंक दिया। ये करते हुए मुझे खुद से नफरत हो रही थी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। फिर मुझे उसी कुएं के अंदर से किसी की अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बुरी तरह दहाड़ रहा है, जैसे कोई खूंखार जानवर दहाड़ रहा हो। मुझे लगा कि अब ये खूंखार डायन मुझे नहीं रोकेगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अब उसने मेरे चारों तरफ एकदम से परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया, मानो कि अब मेरी बारी है। मैं अपने शरीर को इधर से उधर घुमाता रहा और अब मुझे भी चक्कर आने लगे थे, लेकिन इसी बीच मैंने सर पर दौड़ लगा दी और उस सरकारी स्कूल का वो दरवाज़ा एकदम पास ही था। तो उसके बाद ही मैं सही समय पर उस दरवाजे को पार करके वहाँ से निकल गया। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी का इतना डरावना नज़ारा था जिसे मैं आज तक नहीं भूल सका। उसके बाद मैं लगातार 10 किलोमीटर तक पैदल भागता रहा, क्योंकि उस चीज़ का डर मेरे अंदर इस कदर बैठ गया था कि मेरे पाँव थमने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थे।
किसी तरह मैं अपने डरते कांपते शरीर के साथ एक सही जगह पर पहुंचा जहां पर एक ढाबा बना हुआ था। मैं उस ढाबे पर पहुंचकर वहां के लोगों को सारी बात बताने लगा। तब जाकर उन लोगों ने बताया कि कई साल पहले भी उस स्कूल में एक आदमी की जान चली गई थी। कहते हैं वो आदमी लापता हो गया, लेकिन कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उस आदमी को किसी औरत ने जिंदा काट दिया था और उसके बाद उस स्कूल के कुएं के अंदर रहने वाले शैतान को डाल दिया। कहते हैं वो डायन उस शैतान की साधना करती है। कहते हैं सरकारी स्कूल में सालों पहले एक मैडम हुआ करती थी। वो मैडम उसी राक्षस की साधना करती थी। जब एक दिन लोगों को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उस औरत को कुएं में फेंक दिया और उस दिन के बाद स्कूल में एक कहर आया और उसके बाद लगातार लोगों के बच्चे यहाँ से गायब होने लगे। उस कुएं के अंदर से मांस के सड़ने की बदबू आने लगती। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितना विश्वास है, लेकिन उस दिन के बाद मयंक कभी नहीं मिला और मैंने भी आज तक उस सड़क की तरफ सफर ही नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। वैसे तो मैंने भूत प्रेत की कहानियां तो काफ़ी सुनी थी, लेकिन मैंने कभी भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं किया। लेकिन एक रात ने मेरी ज़िंदगी को पूरे तरीके से पलट कर रख दिया। हुआ कुछ ऐसा था कि एक शाम तकरीबन 4:30 बजे मैं अपने ऑफिस से अपने घर लौटा तो आज मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। आज बादलों की गड़गड़ाहट से ऐसा लग रहा था बहुत ही जल्द बारिश अपना कहर बरपाने वाली है। मैं चुपचाप किसी तरह अपने घर के अंदर प्रवेश कर चुका था। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच आज का नज़ारा ही कुछ अलग लग रहा था। मैं अपने कदम पटकते हुए जब अपनी बीवी के पास पहुंचा तो वो मुझे भला बुरा कहने लगे, क्योंकि गलती से मैंने उसके द्वारा मंगाई गई 2 चीज़ों को अपने ऑफिस के अंदर ही छोड़ दिया। और पत्नी का गुस्सा तो मेरे लिए बड़ा ही खतरनाक होता था। उस वक्त मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं तुरंत ही उन्हीं कदमों को अपने घर के बाहर पटकते हुए वापस से अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगा और उस सामान को लाने के लिए ऑफिस की तरफ चल दिया। धीरे धीरे समय तो कटता जा रहा था और जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि ऑफिस के सामने ताला लगा हुआ था, यानी कि अब सभी लोग घर लौट चुके थे। मुझे अपनी बीवी का गुस्सा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, जिस वजह से मैंने आज घर न जाने का फैसला किया और किसी होटल पर रुकने का निश्चय किया। लेकिन इससे पहले मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो मैंने देखा कि फ़ोन पर मेरी मम्मी थी। मम्मी मुझे फटकार कर घर आने को बोल रही थी, लिहाजा मैंने वही किया। मम्मी के बुलाए अनुसार मैं अपने घर की तरफ वापस चल दिया और बाद में जब मैं अपने घर के अंदर पहुंचा तो मेरी बीवी की गुस्से भरी आंखें अभी भी मुझे डरा रही थी। मैं चुपचाप अपने घर में लौट गया और आराम करने लगा। रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास मेरी मम्मी मेरे खातिर खाना लेकर मेरे कमरे में पहुंची तो उस समय मैं आधी नींद में था। लेकिन मेरी मम्मी ने बताया कि आज तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब चल रही है, उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। मेरी मम्मी की बातें सुनकर मैं अपने बिस्तर से उठा और गर्म पानी से मुंह धोकर वापस अपनी मम्मी को सारी बात पूछने लगा। मेरी मम्मी बोल रही थी कि उसे अस्पताल में लेकर जाना चाहिए, वरना उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आएगा। रात के करीब इस समय 10 बजने को आए थे और वैसे भी ठंड के इस मौसम में अपने घर से बाहर निकलना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। पहले तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया था ताकि हम गाड़ी लेकर निकल सके। दोस्तों ने बताया कि वो सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो फिर क्या था, मैंने अपनी स्प्लेंडर बाइक को स्टार्ट किया और मेरी बाइक को लेकर उस सुनसान अंधेरी रात में निकल पड़ा। हमारे घर से अस्पताल की दूरी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते करीब 1 घंटे का वक्त लगने वाला था, क्योंकि हमारा गांव शहर से बहुत ज़्यादा दूरी पर था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रखी थी कि हम जल्दी से जल्द अस्पताल में पहुंच जाएं और अपनी वाइफ का इलाज करवाने के बाद जल्दी से घर लौट सकें, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी ऑफिस के लिए भी निकलना था। तो हमारी बाइक भी अच्छी खासी रफ्तार से भाग रही थी कि तभी एक अंधाधुंध आदमी उस सर्द रात के बीच सड़क पर इधर उधर भटक रहा था। उस आदमी को यूँ भटकता देख मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसकी जान जा सकती है, क्योंकि कोई भी कार कभी भी इस शख्स को टक्कर मार सकती है।
लिहाजा मैंने उस आदमी को सड़क पार करवाने का फैसला किया। फिर मैं अपनी बाइक से नीचे उतरा और उस आदमी का हाथ पकड़ने लगा। बड़ा ही ठंडा हाथ था, जिस कारण एक पल के लिए मुझे भी कपकपी महसूस हुई। और उस आदमी का हाथ पकड़ने के बाद मैं तो उस शख्स को सड़क पार करवाने लगा, जो बेचारा काफ़ी समय से इस सड़क पर अटका हुआ था। वो बूढ़ा भी चुपचाप चल दिया। वो बूढ़ा जब सड़क से नीचे उतरा तो उसके चेहरे से एक अजीब सी स्माइल झलकने लगी। पता नहीं उस आदमी की हरकत कौन सी चीज़ बयां कर रही थी। मैं बिना ध्यान दिए वापस बाइक के पास लौट आया और मैं अभी भी बिना टाइम बर्बाद किए अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल पड़ा। इस बार मुझे अपने पैरों के ऊपर कुछ अजीब सा फील हो रहा था, मानो किसी ने मेरे पैरों पर पानी डाल दिया हो। एक बार के लिए जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरे पैरों के ऊपर कुछ लाल लाल लगा हुआ था और बेशक ये खूनी था, जिस कारण मेरे पैर सड़ रहे थे। अपने पैरों की ये दशा देख मैं थोड़ा विचलित होने लगा। इस बार मैं अपनी बाइक को साइड में तो लगाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अस्पताल के लिए भी देरी हो रही थी। मेरे पास से गुजरने वाली गाड़ियों की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, जो बहुत तेज़ी से गुजर रही थी। अब अस्पताल की दूरी यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की थी, मगर एक छोटे से हादसे ने मेरे अंतर्गत कुछ डर जैसा भर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरी बाइक की टक्कर खाने के बाद किसी की मौत हुई है और इसी वजह से मेरे पैरों पर खून लगा है। मुझे एक बात तो समझ नहीं आ रही थी कि ये खून आया तो आया कहाँ से। अभी भी मेरी बाइक अच्छी रफ्तार के साथ में अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी और फिर सब कुछ मेरे ध्यान से निकल गया और मैं किसी तरह अस्पताल में दाखिल हुआ। तो मैंने सबसे पहले पर्ची कटवाई और अपनी वाइफ को दिखाने लगा। आधे घंटे के प्रोग्रेस के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरी वाइफ को डेंगू हुआ है, जिस कारण उन्होंने कुछ मेडिकल दवाएं ली थी। क्योंकि डेंगू का असर इस वक्त ज़्यादा नहीं था, तो वो मेडिकल दवाइयों से जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मुझे राहत की सांस मिली और मैं अपनी वाइफ को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। खतरों की ये रात अभी तो बस शुरू हुई थी। जब मेरी बाइक ने बीच रास्ते में धोखा दिया तब जाकर मेरा दिमाग खिसक गया, क्योंकि आज से पहले मैं कभी भी बीच रास्ते में इस तरह से नहीं अटका था जैसे कि आज अटक गए। क्योंकि मेरी बाइक अचानक ही बंद पड़ चुकी थी और मैं बार बार अपनी बाइक का किक मारता रहा, लेकिन वो बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं हुई। पता नहीं अचानक से मेरी बाइक को ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ असमंजस में दब गया। मैं दोबारा कोशिश करता रहा, लेकिन मैं हर कोशिश में नाकामयाबी हासिल कर रहा था। मैं समझ चुका था कि आज मेरी बाइक का इंजन डेड हो चुका है और अब उसे ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है। और ये वजह जानकर मैं अपने आसपास से गुजरने वाली गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करने लगा। एक तो सड़क के ऊपर गाड़ियाँ काफ़ी कम नज़र आ रही थी और ऊपर से उस सड़क के बगल में पड़ने वाला वो सुनसान इलाका बड़ा ही डरावना दिखाई पड़ रहा था। लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरी पत्नी को घबराहट हो रही थी कि उन्होंने इस जगह पर आकर किसी गलती को अंजाम तो नहीं दिया है, क्योंकि वो भगवान के साथ साथ भूतों में भी विश्वास करती थी। दोस्तों कहते हैं ना, सच्चाई किसी से ज़्यादा देर तक छुपी हुई नहीं रह सकती। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी होने वाला था। जब मुझे एक बार फिर वो बुढ़ा और अंधा शख्स नज़र आया तो इस बार का जो नज़ारा था वो पहले वाले नज़ारे से बहुत अलग और भयानक था। इस बार उस आदमी की सफ़ेद सफ़ेद आंखें मुझे और मेरी वाइफ दोनों को आसानी से देख सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में किसी सफ़ेद रंग का कोई पत्थर चढ़ गया। उसकी दोनों आंखें उस अंधेरी रात में कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। इस वक्त मेरी वाइफ तो पूरी तरह से घबरा चुकी थी और बची कुछ कसर उस आदमी के उल्टे कदमों ने पूरी कर दी। हम दोनों पूरी तरीके से भय में थे। हमें ऐसा महसूस हो चुका था कि हमारे सामने खड़ा ये शख्स एक हैवान है और इस बारी वास्तविकता भी मेरे सामने थी और डर का एक समंदर भी मेरे सामने था। तभी मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और सुनसान पड़े उस इलाके में घुसने लगा। हद तो तब हो गई जब हम दोनों ने उसी आदमी को अपने सामने पाया जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था। मेरी पत्नी का कहना था कि ये एक वैम्पायर है जो सिर्फ खून पीता है। इंसानों को मारने के बाद उनका वो खून पी लेता है और अपनी शक्तियों को दुगना कर लेता है। यानी कि इस बार हम दोनों मौत के घाट उतरने वाले थे। इतनी जल्दी हिम्मत हारना भी हमें शोभा नहीं देता।
उसी दौरान हमें एक पुराना और खंडर सा पड़ा मकान दिखाई दिया और शायद ये हमारे छुपने के लिए सबसे बेस्ट जगह थी। हम दोनों उस मकान की तरफ चलने लगे। उस मकान के सामने कोई दरवाज़ा नहीं था, हालांकि अंदर मकड़ियों के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। इसी बीच जब हमने उस कमरे के अंदर छेड़खानी की तो फिर चमगादड़ का एक बड़ा सा झुंड इधर से उधर भटकने लगा। मैं इस बात को समझ चुका था कि आज इस जगह को खाली हुए सालों बीत चुके हैं और अब हमें इसी घर के अंदर किसी कोने में छुप जाना चाहिए ताकि हम उस वैम्पायर का खाना न बन सके। मेरी पत्नी का पूरा शरीर बुरी तरह से थर-थर कांप रहा था। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और दूसरी तरफ मेरी जान भी अब हलक में थी, लेकिन मैं किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए अभी भी बचने की कोशिश कर रहा था। खंडर पड़े उस मकान के अंदर से एक ईंट अचानक ही मेरे कंधे पर लग गई, जिस कारण मैं दर्द के मारे कराहने लगा और उस वक्त मेरे कराहने की आवाज़ सिर्फ मेरी बीवी ही सुन सकती थी। उस समय मुझे ज़ोरों से दर्द तो हो रहा था, लेकिन मैं अभी भी चुपचाप बैठा रहा। फिर मुझे किसी चीज़ के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अवश्य ये आवाज़ किसी पक्षी के इधर उधर उड़ने की है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि इस खंडर पड़े मकान के अंदर ऊंचाई इतनी कम थी कि कोई भी इधर से उधर ठीक से चल भी ना सके। फिर ये पक्षी कैसे उड़ रहा था? मैं तो इस बात को समझ पाने में नाकाम था, लेकिन मुझे इतना तो विश्वास था कि यह सारी करतूतें उस वैम्पायर की हैं जो हम दोनों को ख़त्म करने के इरादे से घूम रहा है। मेरी पत्नी भय के मारे अब बेहोश हो चुकी थी। मैंने उसे वहीं कोने में लिटा दिया और मैं उसके बगल में बैठा रहा। शायद अभी तक ये जगह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित थी, लेकिन फिर मुझे उस पुराने पड़े छोटे से कमरे के अंदर कोई नज़र आने लगा। देखने में मुझे ये मेरी वाइफ ही लग रही थी, लेकिन वो तो मेरे बगल में थी। तो फिर वो कौन थे? और जैसा कि मैंने सुना था कि बुरी आत्माएं कभी भी अपने छल कपट के द्वारा हमें अपने शिकंजे में फंसा देती हैं, तो मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की कि मैं उस कमरे से बाहर निकल सकूं। अब मेरी नज़रें इस समय मेरी पत्नी पर टिकी हुई थी। मैंने एक नज़र घड़ी की तरफ दौड़ाई तो मैंने देखा कि रात के करीबन 3 बजने को आए थे, यानी कि खतरों का सिलसिला अभी टला नहीं था। क्योंकि एक बात मैंने बुजुर्गों से सुनी थी कि रात के करीब 4 बजने के बाद भूत प्रेत की शक्तियाँ एकदम से कम होने लगती हैं और उनका साया भी टल जाता है। बस कुछ पल और मुझे हिम्मत जुटाए रखनी थी, फिर हम निकल ही सकते थे। फिर एक बार जोर की टॉयलेट ने मेरा पूरा का पूरा काम ही बिगाड़ दिया। अब मैं धीमे धीमे उस कमरे से बाहर निकलने लगा और उस कमरे से बाहर निकलने के बाद जिस नज़ारे को मैंने देखा है, शायद वो मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे डरावना और खौफनाक मंजर है। मैंने देखा कि मेरी पत्नी का कटा हुआ थैल मेरे सामने पड़ा था और वो बुढ़ा और गंदा सा दिखने वाला वृद्ध उसका खून पी रहा था। उसका पूरा मुंह अब खून से सना हुआ था। उस समय मैं पूरा कांप उठा और डर के मारे मैं अपने कदमों को पीछे हटाते हुए वापस उसी छोटे से कमरे के अंदर पहुंचा तो मेरी वाइफ अभी भी उसी कोने में लेटी हुई थी। मुझे एक राहत की सांस मिली, लेकिन तब तक उस दरवाजे पर वो वैम्पायर दाखिल हो चुका था। लेकिन उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और मेरी तरफ एक हल्की सी मुस्कान देते हुए वो हवा में धुआं हो गया और इस तरह कयामत की रात का अंत हुआ। क्योंकि अब सुबह के 4 बजे के बाद बुरी आत्माएं अपना बसेरा छोड़ देती हैं और शायद कुछ ऐसा ही उस वैम्पायर के साथ हुआ था। दोस्तों, आज इस घटना को बीते कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसका डर मेरे दिल में सिर चढ़कर बोलता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।